सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरा नाम शशि शरण है और आप और हम हाजिर हो चुके हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच, जिसमें ये बैच 14 मई को शुरू हुआ है और मेरी क्लास 1 अक्टूबर को लग रही है, 1 अक्टूबर को। साथ ही साथ विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है मेरे दोस्तों, जिसके अंदर मैं अनअकैडमी के सुपरस्टार एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। 19 मई को यानी कल शुरू हुआ है, सिर्फ एक दिन क्लास हुई है अभी। अभय प्रताप सर, अभिमन्यु सिंह सर, आनंद प्रकाश चौबे सर, अजय कुमार पांडे सर, अभिनव सोनू सर, अविनाश कुमार सर, अमर कुमार, सारे के सारे टॉप एजुकेटर एक ही सितारे में। अगर किसी जमीन पर चांद उतर आए, वहीं पर शुक्र आ जाए, वहीं बृहस्पति आ जाए, वहीं नेपच्यून आ जाए, सारे के सारे सितारे ग्रह नक्षत्र एक कटोरा में आ जाए, यही ये बैच है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सारे सितारे हैं फैजा खान, उसमें सितारे हैं, उसमें मनुष्य की जरूरत नहीं है, सितारों की जरूरत है। अभ्यास बैच है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। क्रैश कोर्स का बैच है, कल शुरू हो रहा है, कल ये बैच शुरू हो रहा है, कल याद रखिएगा। ये बैच क्रैश कोर्स बैच है, याद रखिएगा, क्रैश कोर्स बैच है। इसके अंदर में हमारी टीम के 10 सुपरस्टार एजुकेटर है मेरे दोस्तों। ज्ञान प्रकाश सर मॉडर्न हिस्ट्री के जादूगर माने जाते हैं, धुरंधर एजुकेटर हैं, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर इन, मतलब हमारे पूरे बिहार के अंदर में इनकी गिनती होती है, इवन दिल्ली तक में एक्सपीरियंस है। अभय प्रताप सर, जिनके बारे में कुछ कहना ही नहीं। अभय प्रताप, वही अभय प्रताप जिनको आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए जानते हैं, बिहार स्पेशल के लिए जानते हैं। डीके चौधरी सर दिल्ली के बहुत बेहतरीन टीचर हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं। साथ ही साथ अविनाश कुमार सर झारखंड से आते हैं और करंट अफेयर को धुआं कर देते हैं। विवेक कुमार सर, जिनके बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महारतें हासिल हैं इनको। अमर कुमार के बाद, सर के बाद, और उनके साथ साथ यही है हमारे प्लेटफॉर्म के सितारे। मुकेश कुमार सर बक्सर जिला से आते हैं, टुई टुई करा के पूरा ज्योग्राफी मैप के साथ याद करा देते हैं मेरे दोस्तों। मनीष निराला की बात ही अलग है, ये व्यक्ति ही निराला है, जिन्होंने पैरामाउंट, केडी और दिल्ली के तमाम बड़े इंस्टीट्यूशन में क्लास लिया है। अभिमन्यु सिंह सर का कहना ही नहीं, बिहार स्पेसिफिक के जादूगर माने जाते हैं। और साथ ही साथ प्रशांत कुमार सर बेहतरीन एजुकेटर, सौम्यता, स्थिरता और कंटेंट दोनों बेहतर है इनके पास। और आनंद प्रकाश चौबे सर के बारे में कुछ कहना ही नहीं मेरे दोस्तों, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के ऊपर। SSR10 का रेफरल कोड यूज कीजिए, 10% का डिस्काउंट का। 1 ईयर की फीस 7920, 2 ईयर की फीस मेरे दोस्तों 11520। एक बार थम्स अप करिए, क्लास को शुरू कर देते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन के माध्यम से पूछेंगे। आपके एक भी प्रश्न या एक भी कमेंट जो कमेंट बॉक्स में पूछे जाएंगे, उनका मैं जवाब नहीं दूंगा। क्लियर है? चलिए रेडी करें, थम्स अप। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग में इनमें से किसके आयात की आवश्यकता है? भारत किस चीज का आयात करता है मेरे दोस्तों? सोरा, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोयला और उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए, 1 2 3। किस चीज का भारत आयात करता है, इंपोर्ट करता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। पहला ही क्वेश्चन है बाउंसर, पहला ही क्वेश्चन है बाउंसर। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी का। याद रखिएगा, कोकिंग कोयला मेरे दोस्तों, कोकिंग कोयला। देखिए, सोरा किसको कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। इसका यूज ही नहीं होता है। इसका जो है पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के रूप में पेड़ में यूज होता है, रॉकेट में यूज होता है। आतिशबाजी जो बम पटाखा छोड़ते हैं, वो मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, वो वाला आतिशबाजी में इसका यूज होता है, सोडा का। काला पाउडर आपको पता है, रॉक फॉस्फेट, ये कहां यूज होता है? ये आपको मतलब पुराने जगह आपको मिल जाएगा। रॉक फॉस्फेट का यूज उर्वरक में, बेसिकली फर्टिलाइजर में होता है। और कोकिंग कोयला जो है, ये कोकिंग कोयला भारत आयात करता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर 1 टन कोयला आप 1 टन इस्पात का, लोहा का बना रहे हैं, तो उसमें 0.8 टन कोकिंग कोयला लगता है। 80% उसमें यूज होता है। देखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। आजाद हिंद रेडियो है, फौज नहीं। आजाद हिंद रेडियो की स्थापना किस शहर में हुई थी? फ्रैंकफर्ट, डेसेलफोर्ट, बर्लिन, हैम्सबर्ग। तो पोल लगा दीजिए, इतना आसान है, 1 2 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आजाद हिंद रेडियो है मेरे दोस्तों, रेडियो, याद रखिएगा, रेडियो। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बर्लिन में हुआ था आजाद हिंद रेडियो। उसके बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आजाद हिंद रेडियो के स्थापना नेता श्री सुभाष चंद्र बोस ने की थी मेरे दोस्तों। किसके द्वारा हुई थी? सुभाष चंद्र बोस, SCB के द्वारा हुई थी, याद रखिएगा। कब हुआ था? तो 7 जनवरी 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि रखी जा रही थी,
उसी साल 1942 में। मूल रूप से ये जर्मनी के अंदर में हुआ था मेरे दोस्तों, और इसका मुख्यालय बर्लिन के अंदर में हुआ था, लेकिन बाद में इसको जर्मनी बर्लिन से उठाकर सिंगापुर ले गया। नेक्स्ट जर्मनी के बाद ये सिंगापुर गया, और सिंगापुर के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद इसका काम हो गया तमाम। ये एक ऐसा था कि सुभाष चंद्र बोस की जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी ये चलता था, और जर्मनी में भारतीय सेना के प्रमुख होते थे जिनका नाम था एशियन नंबियार, वो जो है इसका कार्यभार संभालते थे और वो कराते थे। अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, बिहारी, पोस्तो, तमिल, फारसी, तेलुगु सभी भाषा में प्रशासन किया जाता था, याद रखिएगा। और इसी पर वो घोषणा हुई थी ब्रिटिश सरकार से, युद्ध की घोषणा, है ना। और 2009 में इसको बंद कर दिया गया था, 2009 में इसकी फिर से शुरुआत कर दी गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाभिक का कार्य क्या है? नाभिक आप भी जानते हैं, नाभिक यह केवल कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है, गलत बात। यह केवल कुछ विशिष्ट कार्य, गलत बात। यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, गलत बात। इसमें कोई विशिष्ट कार्य नहीं है, यह भी गलत बात। लीजिए सर जी, ये भी क्लास एक्सप्लेनेशन हो गई। देखो फैजा, मेरा मानना है ना कि मैं 10 सेकंड तो बोलता हूं एक्सप्लेनेशन में, तेजी से बोल देता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं तो कोई बात नहीं। एक्सप्लेन हो जाता है ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कोई बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन से कॉन्फिडेंस आता है। करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। यह एक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नाभिक, न्यूक्लियस का नाम सुने होंगे। ये कोशिका के सारे एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे घर में हमारी पत्नियां होती हैं जो सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं कि मैडम आई कि नहीं आई, मेड आई कि नहीं आई, खाना बना कि नहीं बना, बाहर घूमने कब जाना है, KFC किस दिन जाना है, डोमिनोज किस दिन जाना है। तो जिस दिन जैसे वो सारी कंट्रोल होते हैं, वैसे ही ये जो नाभिका है ये भी कंट्रोल करती है, याद रखिएगा। और सभी प्रकार की गतिविधियों को कंट्रोल करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय, याद रखिएगा कृष्णदेव राय के बारे में पूछ रहा है। अरविडू, होयसल, सालू, तुलव। पोल लगाइए 1 2 3। ये क्या होता है सर? डोमिनोज। देखो डिक्की यादव, तुम्हारे जीवन में डोमिनोज का तुम पिज्जा कभी नहीं खा पाओगे। तुम पहले डिक्की से बम्फर बनो, तभी कुछ हो पाएगा। डिक्की यादव, तुमको हम बोल रहे हैं, है ना, ध्यान रखो। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी ऑप्शन, तुलव वंश। आपको भी पता है कि दक्षिण भारत के अंदर में 5 आए, अरविडू, सालू, होयसल, तुलव, ये सब बात बाद की है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये राजा किस वंश का था, तो विजयनगर साम्राज्य का मेरे दोस्तों। किस साम्राज्य का? तो विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय। इसी के बारे में बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा कि भारत के अंदर में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय है। इसने लिखा, बाबर ने इसके बारे में लिखा, कृष्णदेव राय के बारे में, याद रखिएगा बाबरनामा। ये किसके समकालीन माने जाते हैं? एग्जाम में सवाल पूछता है, तो आंसर होगा बाबर में। कब से कब तक? तो 1509 से लेकर 1529 तक। और याद है इसी बीच में तो बाबर आया था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ। तुलव वंश का ये 3rd शासक माना जाता है, तीसरा शासक, याद रखिएगा। और विजयनगर के पास इसने एक बस्ती बसाया था जहां उसकी मां रहती थी, और मां के बाद वो खुद रहने का नाम था नागलपुरम, मेरे दोस्तों याद रखिएगा। होयसल वंश की अगर आप बात करेंगे, कौन संस्थापक? सुदत्ता। सालू का सालुवा, संगम का हरिहर प्रथम और बुक्का, और अरविडू का तिरुमाला। नेक्स्ट, सेरिबेलम, ये जो माथा में होता है ना, पिछले हिस्से में होता है ना सेरिबेलम, तो सेरिबेलम निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह मस्तिष्क के पीछे क्षेत्र में होता है, एकदम सही बात है। यह गति, भाषण, दृष्टि, गंध, स्वाद, सुनवाई, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है। यह हिंद मस्तिष्क का एक हिस्सा है, गलत। यह संतुलन को बनाए रखता है, बिल्कुल। पोल लगाइए 1 2 3, फटाफट पोल लगाइएगा मेरे दोस्तों। सेरिबेलम के बारे में पूछ रहा है, सेरिबेलम क्या है? टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। ये गलत स्टेटमेंट है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। सेरेबेलम बेसिकली बताता है कि आप चलना सीखिए, साइकिल की सवारी करना, पेंसिल उठाना जैसी गतिविधियां जो हिंड ब्रेन के अंदर में होती हैं, उनके कारण ही संभव होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं, याद रखिएगा। सेरेबेलम ये हिंद मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और मस्तिष्क के पीछे के क्षेत्र में होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सर मुझे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, खान सोहेब भाई, प्लस कोर्स खरीदे के खातिर हमार कोड SSR10 का इस्तेमाल कर लिया लोग, एकरा के मत छोड़िए लोग। ये बात जान बात जहान बा, है नु। तुम्हें लोग 12 लोग तो हम बानी, याद रखिए। चलो, 7 निश्चय विकास कार्यक्रम। 7 निश्चय आपको पता है। देखिए हमारा जो मस्तिष्क होता है कितने भाग में बटा हुआ? 3 भाग में। सुन लीजिए, ये जो ह्यूमन ब्रेन है कितने भाग में? 3 भाग में। एक होता है अग्र मस्तिष्क जो आगे का होता है, एक होता है मध्य बिंदु जो सेंटर में होता है, और एक होता है हिंद ब्रेन जो पीछे होता है।
पूर्वाभास, जैसे सोचने का काम, दिमाग में लगाने का काम, ये सब रिस्पॉन्स लाने का काम, ये सब कहानी है, इसके बारे में मत सोचिए ज्यादा। सात निश्चय आपको ही पता है कि उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने, बिहार ने कॉपी किया था। मेरे दोस्तों पूछ रहे हैं कि कहां सबसे पहले शुरू हुआ था सात निश्चय कार्यक्रम। टाइम हो गया। अब अभिनव भाई आपसे हम बेहद मोहब्बत करते हैं। कल क्लास में आपने क्या कर दिया भाई, बताइए। आप रैंक 1 पर आते हैं, इतनी खुशी मुझे मिलती है, छाती मेरा गौरा हो जाता है मेरे भाई। ऐसे मत किया कीजिए, तकलीफ होता है थोड़ा, है ना। करेक्ट आंसर, अच्छा वो कोई और था, आप ही का नाम लगाए हुए था, लेकिन अभिनव आनंद। चलिए बिहार हो जाएगा। आपको भी पता है कि बिहार में ही सात निश्चय कार्यक्रम, जिसको सात संकल्प के नाम से भी जाना जाता है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक जबरदस्त योजना है। इसमें क्या है, इसमें बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड को, कि आपकी जो आम जरूरत की सुविधाएं हैं उनके लिए, जैसे राज्य में विकास करना है, इसी के लिए सड़क बनाना है, बिजली। क्या है सात निश्चय, पहला है सड़क। इंटरव्यू का सवाल है, जानते हैं इंटरव्यू में बोलता है उंगली पर गिनवाओ सात निश्चय क्या है। उंगली पर गिनवाता है, इसी बार गिनवाया है, 64वीं के इंटरव्यू में गिनवाया है कि सड़क, निरंतर बिजली रखना, कॉलेज बनाना, शौचालय बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, ऐसे गिनवाता है, याद रखिएगा। सर लूट है सात निश्चय, वो छोड़ दीजिए कि क्या है। सभी को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, सभी को बिजली मिलनी चाहिए, उच्च शिक्षा मिलना चाहिए, कौशल विकास के तहत रोजगार मिलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधनी, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए, 1 2 3। बहुत जल्द प्लस वाले हो जाइए तैयार, आपके लिए एक ऐसा खुशियों का धमाका आएगा, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि मेरी रैंक जो है 10 पर आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि 7-9 नगीने आ रहे हैं, 9 ऐसे नगीने आए बीपीएससी में कि मैं 10वें स्थान पर पहुंच जाऊं। बस इतना ही कहूंगा आपसे, है ना। कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहिएगा, कुछ बड़ा होने वाला है। करेक्ट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। तत्वबोधनी सभा याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधनी देवेंद्रनाथ टैगोर की स्थापना थी। हिंदू दार्शनिक माने जाते थे, समाज सुधारक, सामाजिक समाज कार्यकर्ता माने जाते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना जब इन्होंने की थी, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने और देवेंद्रनाथ ने मिलकर की थी। तत्वबोधनी कब आया था? 1859 के अंदर आया था, याद रखिएगा। 1859 में तत्वबोधनी को देवेंद्रनाथ ने खत्म करके ब्रह्म समाज में मिला दिया था, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय, इनको जन्मे करते हैं, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में। रामकृष्ण मिशन किसका? स्वामी विवेकानंद का। अभिनव भारत बीबीडी सावरकर का। प्रार्थना समाज आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे का। गदर पार्टी लाला हरदयाल का। और कौन सभा है जी? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी राम प्रसाद बिस्मिल का। मुस्लिम लीग आगा खान और सलीमुल्लाह का। और बताइए, और किसी का? नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में पहला HSRA का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल, मेरे भाई राम प्रसाद बिस्मिल हवा। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में किस वर्ष आयोजित किया जाएगा था? ये बेहतरीन सवाल है। अप्रैल 1908, अप्रैल 1909, जून 1909, मई 1911। पोल लगा दीजिए, ठोक दीजिए, 1 2 3। जी बिल्कुल, रैंक से क्या होता है। चलिए तो टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन, अप्रैल 1908, है ना। अप्रैल 1908 याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन अध्यक्षता किसने की? सैयद अली इमाम ने की थी। ये कब हुआ था, ये कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, पटना में आयोजित हुआ था सबसे पहली बार, है ना। और उसके पहले अगर इसकी बात करेंगे तो पहला अधिवेशन कहां हुआ था? पटना में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा किसके नेतृत्व में हुआ था? ये तो पहला सैयद अली इमाम। अगर पूछ दे कि सेकंड किसके नेतृत्व में हुआ था, तो श्री दीप नारायण सिंह हुआ करते थे। दीप नारायण, याद रखिएगा, दीप नारायण सिंह मेरे दोस्तों, दीप नारायण सिंह हुआ करते थे। कहां हुआ था? तो गया में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट इस भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन है? बताइए, ये कोई पूछने वाला प्रश्न है। पूरी इंडिया जानती है कि दिवाकर भाई आए सूर्य की समान, ट्रिक याद किए थे ना, दिवाकर भाई आए कृष्ण की मुरली बजाए, तो मतलब श्री कृष्ण सिंह कौन हो गए? तो श्री कृष्ण सिंह हमारे मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, ऐसे करके ट्रिक याद है आपको। माधव हरि अने आर दिवाकर, जयराम, दौलत राम, जाकिर हुसैन। अरे फंसा नहीं रहे, सही बता रहे हैं हम, बीच बीच में सही भी बताते हैं। टाइम अप, पोल लगाइए।
टाइम अप हो गया। करेक्ट आंसर हो गया जयराम दास दौलत राम मेरे दोस्तों। जयराम दास दौलत राम ये कौन थे? तो ये भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद बिहार के ये पहले राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बिहार के राज्यपाल बने थे, ये पहले भी 1936 में जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी उस समय भी ये बिहार के राज्यपाल थे। और इनफैक्ट ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। जब बिहार का फॉर्मेशन हुआ था तो 1 अप्रैल 1936 को इन्होंने गद्दी संभाली थी। जेम्स शिफ्टन के स्वतंत्रता, उस समय जेम्स शिफ्टन हुआ करते थे। अभी प्रेजेंटली कौन है? तो फग्गू चौहान है। कौन है जी? फग्गू चौहान है, ध्यान रखिएगा। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता आप बताइए, इसमें भी कोई बात है? भारत रत्न पहली बार प्राप्त कौन किया था? सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पोल लगाइए 1 2 3। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता डॉक्टर सी राजगोपालाचारी करते थे। डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल थे डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। 1954 में इनको सम्मान मिला था, याद रखिएगा। ई कैसे होगा बताइए? ई कैसे होगा? देखिए, पहली बार इनको दिया गया। दूसरा किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर दूसरा राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। ये सीवी रमन कौन? नोबेल पुरस्कार विजेता, भौतिकी विज्ञान फिजिक्स से नोबेल प्राइज, सीवी रमन इफेक्ट। अरे भैया, 3 लोगों को मिला था 1954 में। सुनिए, भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता था, जाति, पेशा, लिंग, पद, कुछ हो। और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरू हुआ था 1954 में। और उस समय क्या होता था? उस समय 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता था, 3 पीपल, ठीक है, 3 पीपल को। लेकिन भारत रत्न पहला अगर किसी को मानिएगा तो पहला प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी थे। मैंने जो कह दिया मान लीजिए। अब गलती सलती नहीं, अब मुठेठी नहीं, अब लिख लीजिए। लूसेंट का छोड़िए ना, लूसेंट तो गौरव जी समझ रहे हैं ना, रात में लिख दिया था। हाँ, तीनों को साथे मिला था। 2019 में नहीं मिला है? प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को मिला है ना? बताइए। मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक। भैया, जो मैंने आंसर कर दिया वो सही मान लीजिए, गलती हो गई हमसे भैया। ई मान लीजिए, ई आंसर होगा, ठीक है। आइए, मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक कहां के गवर्नर थे? उज्जैन, दतिया, इंदौर, भोपाल। उज्जवल वर्मा कह रहे हैं, सर मैंने आज सब्सक्रिप्शन लिया है यूजिंग SSR 10 कोड। कल शुरू हुई बैच को कैसे सब्सक्राइब करें? ठीक है, आइए। टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर हो गया उज्जैन। याद रखिएगा, मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक कहां थे? तो याद है, सम्राट अशोक के पिताजी हुआ करते थे। इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार याद है आपको? इनके बाबूजी का नाम था। और बिंदुसार जो है, इन्हें उज्जैन का गवर्नर बना के, राज्यपाल बना के भेज दिए थे, जाओ वहां पे पहले खेलो पियो। और उस समय वो किसके अंदर में आती थी? अवंती के अंदर में। याद रखिएगा, कहां पे? तो अवंती। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि सम्राट अशोक जब राजा में जा रहे थे तो उस समय ही पहली बार वो अपनी होने वाली पत्नी महादेवी से मिले थे। ऐसे नए चार हुई थी महादेवी से, है ना। और उसके बाद आपको पता है कि अशोक के पुत्र हुआ करते थे, पुत्र, उनका भी जन्म यहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह डंकन मार्ग से एक दूसरे को अलग करता? अच्छा, डंकन पैसेज। देखिए, फिर आप छेड़ रहे हैं। सम्राट अशोक में मत छेड़िए। मौर्य वंश के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, राजधानी पाटलिपुत्रा, पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाने वाला आदमी, बहुत ही खतरनाक आदमी, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, सुधर गया, 99 भाई को गर्दन कटवा के डलवा दिया अगम कुआं के कुआं में। शासन 268 से 232 तक। बेटा का प्यार पूरा नहीं होने दिया। बेटा इसका किसी लड़की से प्यार करता था, उसको जो है ब्याह करा दिया किसी और से। ये था अशोक। वो कहा कहीं का। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड लिटिल अंडमान, सुमात्रा एंड जावा, मालदीव एंड लक्षद्वीप नहीं पढ़े हैं कि अपने बेटे के प्यार को पूरा नहीं होने दिया?
पढ़ाए हैं ना जी, क्लास में लिखवाए भी हैं। टाइम अप। करेक्ट आंसर बी। देखिए दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से, दक्षिणी को लिटिल से अलग करता है कौन? अच्छा, अंडमान है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। कहां है जी? बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में है लक्षद्वीप। अपना किन्ने है भाई? लक्षद्वीप अरब सागर में है। अंडमान और निकोबार में एक दक्षिणी पूर्वी उसका विस्तार है जिसको अराकान योमा रेंज कहते हैं, आप जानते भी होंगे, है ना? हाँ, बच्चा है देर से पूछता है। अंडमान एंड निकोबार ना भाई बहुत फेमस है, शादी ब्याह के बाद घूमने जरूर जाइएगा, या फिर नौकरी हो जाएगी बीपीएससी में अफसर बन जाइएगा तो दोस्त दोस्ताइन को लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां पे टोटल 265 द्वीप है। 265 वो छोटा बड़ा द्वीप है। 203 वो है अंडमान में, और तीर कई को बच गया? 62 को बच गया। 62 को है निकोबार में। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत। दिल गार्डन थोड़ा महंगा है लेकिन बड़ी खूबसूरत। मुंडा भाषा समूह किस वंश से संबंधित है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, साइनो तिब्बती, भारत यूरोपीय, इनमें से कोई नहीं। सिन्हा जी मेरे बारे में तो पूछिए ही मत। हम जब जमा हुआ करते थे, हम घूमते थे खूब। पोलाया। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिक। याद रखिएगा मुंडा, सुनिए मुंडा भाषा बहुत जरूरी है। कहां बोली जाती थी? तो मध्य भारत के इलाके में, उत्तरी भारत के इलाके में। किसके द्वारा बोली जाती थी? आदिवासियों के द्वारा। आदिवासियों के द्वारा बोली जाती थी। और आपको पता है ना कि भाषा दो तरह की विभाजित हो गई थी बाद में। एक हो गई थी उत्तरी मुंडा, आपको ऑप्शनल में सर ने पढ़ाया हुआ, और एक हो गई होगी दक्षिणी मुंडा। उत्तरी मुंडा और दक्षिणी मुंडा ये दो भाषाएं हो गई थी मेरे दोस्तों। और मुंडा भाषाओं में कौन कौन सी भाषा आती है? भूमिज, संथाली, भुंदरी, सुंदरी, कोरकू, ये सब भाषा का नाम है। कोरकू भाषा है, भूमिज भाषा है, संथाली भाषा है, भुंदरी भाषा है। द्रविडियन किसको कहते हैं? द्रविडियन भाषा, द्रविडियन भाषा कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब द्रविडियन है। साइनो तिब्बती किसको कहते हैं? साइनो तिब्बती भाषा जो चीन की भाषा ना, चांग चिंग चिंग, वो चाइनीज भाषा। सलवुड, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है। सलवुड, सौगान, इसी साल ना पूछा गया था जी, इसी साल का शायद क्वेश्चन है, 66वीं में कि 65वीं में, यही दोनों में से एगो में से है कहीं। सौगान, नीम, शीशम, फर्नीचर प्रयोग नाम समझ गए, जैसे पेड़ किस जंगल में पाए जाते हैं? भूमध्य, शंकुधारी, समशीतोष्ण पर्णपाती नहीं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। हाँ चलिए यही होगा, आंसर लगाइए। टाइम अप। डी आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वंश। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब जो पेड़ पौधा है, सागवान, नीम, शीशम, ये सब फर्नीचर वर्नीचर बनता है, ये सब मानसूनी वन के अंदर में पैदा होता है। जो भारत में जो जंगल, झाड़ जंगल होता है ना, वहां ये सब होता है, याद रखिएगा। आम का पेड़, सौगान, चंदन, नीम, अर्जुन, अबुनास, शीशम, कटहर, आंवला, जो कहा सेम, कुसुम, ये सब वहीं पैदा होता है। राष्ट्रपति के पास भारत के संविधान के डैश के तहत अध्यादेश बताइए। है इतना आसान क्वेश्चन। अनुच्छेद 123, 1213, 72, 44। हाँ बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। सिद्धांत कमेंट में आंसर मत बताइए। टाइम अप। आर्टिकल, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। अनुच्छेद 123 होता है ना जी। राष्ट्रपति को हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ कानूनन अधिकार है उनके पास, कुछ शक्तियां हैं उनके पास, कि जब भी दोनों में से कोई भी सत्र अगर सेशन में नहीं है और किसी भी विषय पर कानून बनाना अत्यधिक आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब उस केस में राष्ट्रपति वो लॉ बन जाता है। और तो और राज्य में भी होता है। ये 223 किसका है? ये राज्यपाल का पावर है, याद रखिएगा, राज्यपाल का। 213 किसका है? राज्यपाल को। सेम जैसे राष्ट्रपति पूरा भारत में करते हैं, राज्य में राज्यपाल करता है, याद रखिएगा।
अच्छा, एक अध्यादेश कितने दिन में पास होना चाहिए? 6 महीना 6 वीक, 6 महीना 6 वीक से अंदर में पास होना चाहिए। क्या ये रिपीट हो सकता है मल्टीपल टाइम? सबसे ज्यादा कब हुआ? तो इंदिरा गांधी की सरकार में, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार में। ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक में से पहली बार किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल? बिहार, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट होइए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड स्पीड स्पीड, जल्दी बढ़ाइए स्पीड। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया केरल। याद रखिएगा केरल में हुआ था 1982 के अंदर पहली बार हुआ था, 1982। उसके बाद 1989 में भी हुआ, फिर इसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आपको पता है, वो 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इस पर रोक लगा दी गई। फिर उसके बाद आम सहमति मिली तो 1998 में शुरू किया गया। इलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, 3 जगह हुआ, फिर बंद कर दिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास, गरीबी में कमी, समावेशी और साधारणीय बेरोजगारी को कम करने के लिए तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास, और उपरोक्त में से कोई नहीं। सब गलती है। बोल लगाइए जल्दी, फास्ट। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास की बात कर रहा है। 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 2012 से 2017 तक। लेकिन सपने चकने चूर हो गए। 2014 में मोदी ने इसको बंद कर दिया। 1/1/2015 से नीति आयोग को ला दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? योजना आयोग की शुरुआत 1951 में हुई थी। पहली 51 से लेकर 56 तक कौन सा मॉडल? हैरेट डॉमर। दूसरा 56 से 61 तक कौन सा मॉडल? महालोबोनिस मॉडल। याद रखिए। और कुछ पूछना चाहते हैं बताइए। कौन सा देश मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त अभियान करेंगे? आपको पता ही है कौन से देश हैं। क्वाड वाला देश पता होगा आपको, भारत छोड़ के। जापान, फ्रांस, अमेरिका। जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कोई नहीं, गलत दे दिया है। ज्ञान सर के चेला आए हैं भैया, स्वागत है भैया ज्ञान सर के चेला जी। सर कैसे हैं? सर की तबीयत अच्छी है ना? सुनने में आया था कि कोविड हो गया था, मैंने उनसे फोन पे बात भी किया था। सर की तबीयत कैसी है मैंने पूछा भी था। पूरे परिवार को उनकी संवेदनाएं प्रकट की भी थी हमने, है ना, बात हुई थी। करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन, जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। मेरे दोस्तों याद रखिएगा 3 बड़े ही उम्दा किस्म के टीचर हैं ज्ञान सर के चेला, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। अभी अभी मैंने बताया था कि सर की क्लास जो है कॉन्स्टिट्यूशन सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। सर मॉडर्न हिस्ट्री भी बढ़िया पढ़ाते हैं। आप लोग भी सर का क्लास किया कीजिए, है ना। चलिए, तो हम आ रहे थे इस क्वेश्चन पे। ये कब हुआ? तो पहली बार होगा मई 2021 में। एकदम तरातर क्वेश्चन है ये। और ये मुकाबला कहां होगा? ये अभ्यास कहां होगा? बेसिकली चाइना को सब डरा रहा है। चाइना को, चाइना क्या कर रहा है? जो जापान, जो हमारा साउथ चाइना सी है, यानी पूर्वी चीन सागर है, उसमें जापान के नियंत्रण में कुछ द्वीप हैं। चाइना चाह रहा है कि जापान वाला द्वीप को कब्जा ले, चाह रहा है कब्जा ले। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 टेस्ट विकेटों की संख्या को पार करने वाला 7वां गेंदबाज है? स्टुअर्ट ब्रॉड अभी अभी हुआ है, जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन, यासिर अहमद। पोल लगा दीजिए, अगर गलत होगा तो एक चम्मच में पानी ले लेंगे, बोलेंगे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम एसएसआर नमः, पी लीजिएगा। उसके बाद एसएसआर का जाके सब्सक्रिप्शन कोड ले लीजिएगा, एसएसआर 10 का रेफरल कोड यूज करके, है ना। स्टुअर्ट ब्रॉड मेरे दोस्तों अभी अभी टेस्ट क्रिकेट के अंदर में 500 विकेट लिए इन्होंने। किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड से खेलते हैं मेरे दोस्तों। कहां से खेलते हैं? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से, सोच लीजिए, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और भारत में कौन है? तो एकमात्र हमारे अनिल कुंबले जी हैं। अनिल कुंबले, उन्होंने ही 500 विकेट लिया है। अच्छा, सबसे ज्यादा विकेट पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने लिया? पूरे इंटरनेशनल टेस्ट में बात कर ले, टेस्ट में मुथैया मुरलीधरन। याद रखिए, मुथैया मुरलीधरन, उनके बाद सेनवार, उनके बाद अनिल कुंबले, तब जेम्स एंडरसन, और लास्ट में ये 7वें खिलाड़ी बने हैं स्टुअर्ट ब्रॉड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट विकेट में। जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक की संयुक्त, कल कुछ दिन पहले ही ये करंट अफेयर में पढ़ाए थे ना, करंट अफेयर में। मई 2020 में आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? लक्ष्य, कुर्म, रोशनी, स्वतंत्र भारत। मारिए एकदम लक्ष्य पर निशाना साधिए, एकदम टाइम के मारिए धाएं से।
पोल लगाइए। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया सी, लक्ष्य। देखिए जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक इन दोनों ने मिलकर बनाया है इसको, और एक दूसरे को फुटबॉल खेलेंगे एक साथ। इसकी योजना का नाम क्या दिया है? गोल। अब गोल का फुल फॉर्म जानते हैं क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडरशिप या लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ऐसे ही कुछ है ना? ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अच्छा, इस कार्यक्रम में क्या है? तो वही है कि मेंटिस जो करते हैं हम लोग अनुसूचित जनजातियों को, जातियों को, उनको अवसर मिले, उनको शिक्षा में समानता मिले, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिले, यही सब है ना। कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? प्रोटीन से मिलता है, वसा से मिलता है, विटामिन से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट चर्बी मोटवा देता है। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट लगाइए भाई, आप धीरे चल रहे हैं आप लोग। यू पीपल आर गोइंग स्लो माय डियर, आप धीरे जा रहे हैं। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि ऊर्जा विटामिन से नहीं मिलता, तो विटामिन से मिलता क्या है? पोषक तत्व है विटामिन, याद रखिए। विटामिन क्या है? पोषक तत्व है, कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं, ये कैलोरी नहीं देते हैं, याद रखिए। यस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कार्टिलेज कहां नहीं पाई जाती है? सर्वयंत्र, नाक, कान, मूत्राशय। ये तो क्वेश्चन बीपीएससी का इसी बार का सवाल है ना, इसी बार का है। 66वीं में शायद यही सवाल पूछा गया था, मुझे जहां तक याद है, क्योंकि ऑप्शन का तो आंसर याद है। टाइम अप। करेक्ट आंसर है मूत्राशय। याद रखिएगा, कार्टिलेज मूत्राशय में नहीं पाया जाता है, मूत्राशय में उपास्थि कभी नहीं पाई जाती है ना। तो मूत्र का निर्माण किसमें होता है? तो वक्क में होता है, वृक्क, विक्र। कौन सा जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? आपको ही पता है, कलकत्ता से शुरू होता है, हल्दिया से शुरू होकर इलाहाबाद प्रयागराज तक जाता है। नेशनल वाटरवे 1, 37, 58, 40। हाँ, कहां हो गया? सिर्फ 5-6 लोग बचे हैं भैया। ये था बाउंसर कहते हैं इसको। देखो, नेशनल वाटरवे 1 आपको भी पता है, नेशनल वाटरवे 1 कहां? हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक, तो बिहार से होकर ही जाएगा, पटना से गुजरती है। ये दोनों ना नया नया घोषणा हुआ है, एकदम नव नया नया दुल्हा की तरह है, दुल्हा दुल्हन की तरह। ये 37 जो है हमारी गंडक के ऊपर बन रहा है, गंडक के ऊपर, जबकि 58 कोसी नदी के ऊपर बन रहा है, कोसी के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों जो हैं उत्तर बिहार के हैं, उत्तर बिहार। ठीक है, तो कैसा लगा ये बाउंसर? हाउ वाज दिस फीलिंग? कैसी आ रही है आपको? और आपको एक बात और बता देता हूं, एक और आने वाला है 111, जिसमें गंगा, बिहार की 7 नदियां, गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, करमनासा 5 हुआ, सोन 6 और पुनपुन 7, इन सातों को जोड़कर एक नेशनल वाटरवे 111 बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये 2019 में चेंज हुआ है, 2019 में। नहीं पता, नंबर टोटल नहीं पता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? आपको भी पता है कि बिहार का शोक नदी हमेशा से सोन जब भी आती है बाढ़ लेके आती है ना। पोल लगाइए 1 2 3। भाई एक बात आपको कहूंगा, सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा कि आपने 2021 के SSR 10 के रेफरल कोड के सारे रिकॉर्ड को आप लोगों ने तोड़ दिया है। थैंक यू, सल्यूट यू ऑल, सल्यूट। निम्नलिखित में से कोसी नदी को मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कोसी को क्या कहते हैं? बिहार की शोक नदी कहते हैं। कितनी किलोमीटर है? 720 है, 720। तिब्बत से निकलती, तिब्बत, नेपाल, बिहार सबको छेड़ते छेड़ते बिहार में आती है, तबाही मचा के जाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि ये उपजाऊ
उपजाऊ भूमि को टॉर्चर करती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, उपजाऊ को टॉर्चर करती है, उपजाऊ। और यही कारण है कि गांव वाँव को बहा के लेके चल जाती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था समाप्त कर देती है। अच्छा, कोसी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जी? कोसी में किस प्रकार की उसके इलाके में? जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। अच्छा, कोसी बैराज कहां बना हुआ है बताइए तो जरा। कोसी बैराज 1958 में बना, फिर 1962 में फाइनल हुआ, याद रखिएगा। बीरपुर भीमनगर, बिल्कुल बीरपुर वाला इलाका। कान से एक मिश्र धातु है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। तांबा और निकल, तांबा जस्ता, तांबा टीन, तांबा एल्यूमिनियम। पोल लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत होता आसान है, लेकिन जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना। तो इसका भी एक ट्रिक है। अच्छा ये बताइए, जूस पियो गर्लफ्रेंड के साथ, किसका ट्रिक है? उसी तरह से इसका भी ट्रिक है, पहले तो हम समझ लीजिए। करेक्ट आंसर है तांबा और टीन। देखिए, टिटियाएगा तो कांसा बनेगा। तुम ज्यादा ढेर टिटियाएगा, मतलब टिटियाएगा मतलब देहाती भाषा में कहता है कि रोएगा, गाएगा, टिटियाएगा। तो ये टी से तांबा, ती से तीन, टिटियाएगा बेसी तो कांसा बनेगा, याद रखना। ठीक है, आज के बाद ढेर टिटियाया। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर में एक जुलूस निकाला था? तंजौर, पिल्लई साहब के गांव में। वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3। जूस वाला बताइएगा सर। अरे भैया जूस इसमें मेंबर है ये G7 के। जे से जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया सी राजगोपालाचारी। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिए। सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल में 1930 के अंदर में, जब गांधी जी दांडी से निकले थे मुट्ठी भर जुलूस लेकर, तो इनको भी नमक जुलूस के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। त्रिचिनापल्ली में इनको गिरफ्तार किया गया, त्रिचिरापल्ली में। और याद रखिएगा, ये व्यक्ति इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला भारत रत्न इन्हीं को दिया गया 1954 में। और ये व्यक्ति इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोमिनियन इंडिया का ये पहला गवर्नर बना था, और भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल भी भारतीय में यही थे। बाकी पिल्लई साहब को तो आप जानते ही हैं, इनके बारे में क्या बताना है। के कामराज को आप जानते करते हैं। के कामराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, सदस्य भी माने जाते हैं। किंग मेकर कहा जाता था इनको, किंग मेकर। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी आप जानते हैं। नेक्स्ट, सबसे सही उपयुक्त विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। भैया ये क्वेश्चन है मजेदार। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसी निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पदों में से किससे विकसित हुए थे? वाह, बॉम्बे में बताना है, मद्रास में सेकंड में, और बंगाल में 3 में। ये हुआ बात। टाइम अप। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले सूरत में कारखाना किसने लगवाया? सूरत में 1613 के अंदर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगी, उनको अनुमति दी। और ये किसने दी थी अनुमति? हमारे वही जहांगीर ने दी थी, जहांगीर ने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो 1660 में, 1640 में मद्रास, 1640 में मद्रास प्रेसिडेंसी, ये 1613 में हुआ था, याद रखिएगा। और बंगाल 1690 में। ये 3 डेट, ठीक है। अब बाकी 1799 में क्या हुआ था आपको पता ही है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। हाँ, 1340-90। प्रति इकाई क्षेत्रफल एक वस्तु की सतह के लंबवत लागू बल को क्या कहा जाता है? प्रति क्षेत्रफल इकाई। वाह, अगर एक स्क्वायर एरिया है, इस पर इस क्षेत्रफल के 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में यहां पे जो बल लग रहा है उसको क्या कहेंगे? दबाव, घर्षण, चुंबकीय दबाव होगा। देखिए मोहम्मद भाई, मछलीपट्टनम कह के मत छेड़िए हमको, नहीं तो छेड़ा जाएगा फिर। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दबाव। सब लोग जानता है, इंडिया पूरा जानता है, दबाव कहां होता है? क्षेत्रफल पे होता है। वो इसमें कुछ बताना ही नहीं है, बिल्कुल F/A। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ब्रिटिश इंडिया। हाँ भाई, ले लिख देते हैं, खुश हो जाइए।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राजा राधाकांत दुबे, इंडियन लीग शिशु। अरे भाई, हम बिजली बिल भरते हैं, तुम लोग एशिया काहे नहीं चलाती हो? गर्मी में मर जाए पसीने से। हेलो, इंडियन इंडियन लीग पसीना चू रहा है, बताइए। बिजली बिल हम भरवे करते हैं, सरकार हमको पैसा देवे करती है, अन अकेडमी से सैलरी अवे करता है, जो आता है 10-20-25 हजार जो आता है ना। पसीना चू रहा है, मेकअप टेकअप सब अभी लगाए हैं, खराब हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ए एम बोस। मद्रास महाजन सभा, एमजी रानाडे। ध्यान रखिएगा, मद्रास महाजन सभा, एमजी रानाडे। गड़बड़ लग रहा है। 1 2 3। टाइम अप हो गया। करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, मद्रास महाजन सभा, एमजी। कहीं का बताइए, मच्छरों काटता है कोई, गुड नाइटो नहीं लगाता, बार बार आ रहा है, मार दिया इसको, देखो मार दिया, तरपा के मारेंगे रे तुमको, तरपा के। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेरे दोस्तों, डी, मद्रास महाजन सभा, एमजी रानाडे। क्या बात कर रहे हो भैया? मद्रास महाजन सभा 1884 वीर गराचारी बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आधा शुक्ला द्वारा किया गया था, इसलिए ये गलत है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट सही है, राधाकांत दुबे 1851। आप जानते भी होंगे, राधाकांत दुबे के साथ एक और व्यक्ति थे, देवेंद्र नाथ। सही है। इंडियन लीग 1976 में हुआ था, 1976। शिशिर कुमार घोष, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। कौन सा ब्रह्म समाज के बारे में सच नहीं है? यह वैदिक शास्त्रों को अचूक मानता था, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसने एक ईश्वर की पूजा पर जोर दिया, इसने पुजारियों की मध्यस्थता के बिना भगवान की पूजा पर जोर दिया। तो पोल लगाइए। मूर्ति पूजा का विरोध, गड़बड़ है काजी सवाल ही। टाइम अप। वैदिक शास्त्रों को अचूक मानता था, ये गलत बात है, तो मनवे नहीं करता था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने किया था, और बाद में इसका नाम, पहले ब्रह्म सभा नाम हुआ करता था, कॉपी में लिखवाए हैं आपको, ब्रह्म सभा पहले हुआ करती थी, उसके बाद ब्रह्म समाज इसका नाम कर दिया गया। ये बहुदेववाद का विरोधी करता था, ये मूर्ति पूजा की निंदा करता था, अवतार में बोलता था कि सब कुछ होता नहीं है, कि भगवान के अवतार हैं, ये अवतार हैं, ये सब पे विरोध करता था, कर्म के सिद्धांत पर भरोसा करता था, जातिवाद की आलोचना करता था, उपनिषद में प्रार्थना, ध्यान, वाचन, पूजा, इस सब को हटाता था। प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग की जाने वाली घटना कौन सी है? कौन नहीं जानता ऑप्टिकल फाइबर में? बताइए। TIR, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन। पोल लगाइए। 1 2 3। टाइम अप। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, TIR। आप भी जानते होंगे, मिराज सुने होंगे, TIR सुने होंगे, मिराज और TIR का नाम सुने होंगे, इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, आप अपने से जानते हैं, इसलिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पटना का राजस्व परिषद किस वर्ष में बनाया गया था, जिसे 1781 में बिहार के राजस्व प्रमुख द्वारा बदल दिया गया? किस वर्ष? 1759, 1770। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिस साल बना था ना, उसी साल ये भी बना था, है ना जी। जिस साल बैंक ऑफ हिंदुस्तान का फॉर्मेशन हुआ था, उसी साल इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। टाइम अप। बी ऑप्शन, 1770। 1770 में ही बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था, आप जानते हैं, और उसी साल रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बना था, और 1770 में बना, 1781 में बदल दिया इसको। और ये 1770 में किसने स्थापित किया था? वैरेन हास्टिंग ने किया था। और जब पटना किया था ना, तो पटना के साथ साथ इसने कलकत्ता भी किया था। कलकत्ता, पटना और कलकत्ता दोनों किसके द्वारा? वैरेन हास्टिंग। कब? 1770 में किया था। उसके बाद 1773 में तो खेला होबे, 1773 में खेला होबे हो गया, राजस्व बस्ती और संग्रह करने का जो निर्णय का उद्देश्य था वो पूरा कर लिया। अब खेला हो गया तो फिर समाप्ति आ गया। वैरेन हास्टिंग को तो आप जन्मे करते हैं। कलकत्ता में फिर क्या खेला हुआ वहां पर? बिहार का एक देशांतर, अगर भयल गलती तब बुझिया लोग,
83 डिग्री, 83 19 50, 89 17, 83 6 5 4 5, ये भी 5, ये भी 5, 2 1। चलो अच्छा, इसको नींदों में मारोगे तो सही होगा डिक्की यादव, नहीं इसको नींद में मारेंगे तब भी सही होगा, है ना। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा बी ऑप्शन। बहुत आसान था, अगर ये नहीं पता है। अच्छा, अक्षांश कितना है? देशांतर ये है तो अक्षांश बताइए जरा। अक्षांश, अक्षांश है 24 20 10 नॉर्थ है, ये डिग्री है ये, और ये डबल से लेकर 27 31 15 है, याद रखिएगा। टनन टन टनन टन टनन टन, ये भी नॉर्थ, दोनों सेम ही होता है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, औरैया है, कहलगांव है। आंसर क्या हो जाएगा? पोल लगा लीजिए, 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया औरैया, उत्तर प्रदेश में है मेरे दोस्तों। कहां है? यूपी में। अपने यूपी में कहां पर? यूपी में औरैया जिला है। जिले के अंदर में दिबियापुर, दिबियापुर एक जगह है ना, उसी दिबियापुर जगह है, आजमगढ़ के बगल में। बिल्कुल। किसका है? एनटीपीसी का है, ध्यान रखिएगा। किसका है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का है, याद रखिए। और ये जहां पर ना गैस की आपूर्ति के लिए गेल भी है, वो प्लांट लगा रहा है, ये भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है, दिदियापुर नहीं, दिबियापुर है, दिदिया नहीं है, दिबियापुर। बिहार का सर्वाधिक, हम मुन्ना भाई लेंगे, मुन्ना भाई हम लेंगे, टेंशन मत लीजिए। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पटना, रोहतास, गोपालगंज, वैशाली। आपको भी मैंने बता रखा है सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का। कितना है? तो 1000 पुरुष पर 1015 महिलाएं हैं। जी हाँ, ये 65th बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। 1000 पुरुष पर 1015 महिलाएं ज्यादा हैं। सबसे कम किसका? तो भागलपुर और मुंगेर का। भागलपुर और मुंगेर का सबसे कम। कितना? तो 1000 पर 879, बड़ा शॉर्टेज है। 121 महिला कम है, याद रखिएगा, मुंगेर में। मुंगेर। ठीक। आईसीडीएस कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने पूछ लिया, थकता नहीं है बीपीएससी पूछने में। कौन सा सही नहीं है? 1975 में लॉन्च किया गया, एकदम सही है। 0 से 10 वर्ष की आयु के पोषण, मृत्यु दर, रुग्णता को पोषण, स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने के लिए, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखने के लिए उपरोक्त में से कोई। सर हम भागलपुर से हैं। अरे भैया भागलपुर हम भी गए, घंटा घर में आम मिलता है, बढ़िया बढ़िया आम मिलता है घटन घंटा घर में। फिर से वो रेलवे स्टेशन का पटरी पार करके जाइए तो वहाँ मटन बहुत बढ़िया मिलता है। घंटा घर से नीचे उतर जाइए तो वहां पर रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है, वहां खाइए। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 0 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। गलत बात है ये। कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए? 6 वर्ष। वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये कोई क्वेश्चन बताने वाली है? एफओए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है, वेल्थ हंगर लिल्फे लिख दिया है यहाँ पे। विश्व खाद्य संयुक्त राष्ट्र, जी राष्ट्र जी, हम खाने पर भरपूर ध्यान देते हैं। भोजन बढ़िया मिलेगा तभी पढ़ाने में मन लगेगा। भोजन एकदम हमको बढ़िया चाहिए, डेली दाल भात चोखा, नहीं तो भात और नमक, आम का अचार का मसाला, प्याज, गर्दा आ जाएगा। याद रखिएगा वैश्विक भूख, ग्लोबल हंगर, हंगर जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है मेरे दोस्तों? तो कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर हिल्फे, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। जीएचआई। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, कोणार्क। ये भी अब बताने वाला सवाल है। हैदराबाद में घूम के आ गए सूर्य मंदिर, 3 बार गए सूर्य मंदिर घूमने हैदराबाद में। 3 बार गए, तीनों बार में से एको बार नहीं मिला हमको, गए और मिला ही नहीं। कोणार्क। सूर्य मंदिर मेरे दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए कि
बीपीएससी क्या पूछता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के अंदर पड़ता है और 13वीं शताब्दी का बताया जाता है। किस शताब्दी का? 13वीं शताब्दी, है ना। किसने स्थापित किया था इसको? तो गंग वंश के राजा होते थे मेरे दोस्तों। किस वंश के? तो गंग वंश के राजा होते थे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, गंग वंश। नाम क्या था? नरसिम्ह देव प्रथम, नहीं, नरसिम्ह था, सी मोह, नरसिम्ह देव प्रथम, ये नाम था। और पता है जो हिंदू के धर्म के सूर्य भगवान जो देवता माने जाते हैं, कितनी ऊंची रथ पे बैठे हुए हैं आपको पता है? 100 फीट ऊंचा है, 100 फुट, उतना बड़ा रथ है, देखिएगा। सर आपका घर कहाँ है? पटना में है, कुमरार में रहते हैं। कुमरार वो जगह है, संदलपुर, उधरे रहते हैं। मलेशिया में, मलेशिया में किंटा घाटी, किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? रबर, चाय, टीन, कॉफी। मलेशिया का किंटा तो जानते ही होंगे, किंटान। छपरा पार्क के पास। टाइम अप, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, टीन उत्पादन। देखिए नाम में ही है किंटा, तो याद कर लीजिएगा टिंटा। टिंटा बेसिकली एक जिला है वहां पर, क्या है? जिला है किंटा, है ना, ध्यान रखिए। और वहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? किंगा नदी। किंगा नदी घाटी आप जानते होंगे। उसी किंगा घाटी नदी, घाटी जो नदी है उसके द्वारा एक संगुई पेरक नाम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है संगुई पेरक नदी। उसी सहायक पेरक नदी के बीच में ये टीन उत्पादन का खदान है, याद रखिए। और सबसे बड़ा झील वहीं पर है। सर आप न्यूयॉर्क गए हैं? नहीं भाई, यहाँ बिहार छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर क्या कहा जाता है? वस्तुओं के आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क, उत्पाद, वैट, जीएसटी। टाइम अप, करेक्ट आंसर है सीमा शुल्क। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाने जाने वाले कर को हम क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं मेरे दोस्तों, कस्टम ड्यूटी। सर आप सिवान आए हैं, एकदम बबुनिया मोड़ से लेकर गोपालगंज, मीरगंज, सब जगह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बिस्बास योजना लागू कर रहा है? बिस्बास, सूचना और प्रौद्योगिक, सामाजिक न्याय अधिकारिता, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। औरंगाबाद भी गए हैं मेरे भाई, डेहरी ऑनसन तक, उधर पूरा औरंगाबाद से डेहरी ऑनसन तक गए हैं घूम घाम के। बक्सर जिला तो कई बार गए बनी हम। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय। हाँ भाई, मधुबनी भी गए हैं, जहानाबाद गए हैं, सीतामढ़ी गए हैं, दरभंगा कई बार गए हैं। दरभंगा दिल्ली मोड़ से दाहिने घुस जाइए, रास्ता है दरभंगा जाने का। अरवल गए हैं, किशनगंज गए हैं, रसूलपुर कई बार, रसूलपुर चट्टी पर गए हैं। वही आगे जाके बाबा का मंदिर है, आगे बढ़िएगा तो रसूलपुर बाजार में बैंक ऑफ इंडिया है। क्या बात है, बेतिया तक कई हाली गल बनी, बेतिया कुरान घर बा बेतिया में, वो महेंद्र नाथ का। हाँ चलिए, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। बेसिकली ये पिछड़े जातियों के लिए बनाया गया है। एक तरह से ब्याज माफ किया जाएगा उनको, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा और उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो किया जाएगा। सकरी एकदम गए हैं, सकरी में क्या बोलते हैं उसको, रेड चीफ का वो शोरूम बना था नया नया उस समय, उसी के सामने वो बढ़ा बाहर से सीढ़िया है, वही सीढ़ी पर चल के यहाँ स्टेट बैंक है, आगे जाइएगा तो इधर आइए, इधर सीधे पुल के नीचे पार कीजिए तो चल जाइए। प्रगलन की प्रक्रिया में किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग होता है? धातु का ऑक्सीकरण, धातु का अपचयन, धातु का रेड क्रॉस, जंग लगने। हाँ भाई, खगड़िया कई हाली गल बनी, खगड़िया जाना और जाम में अपने आप को झुलाना बराबर है। सुपौल भी गए हैं मेरे भाई, शिवहर नहीं गए, शिवहर देहात है एक्चुअली, शिवहर उहर नहीं गए हैं।
करेक्ट आंसर है धातु का अपचयन। अब चलिए, बहुत घूम लिए बिहार, सहरसा, सासाराम, अब लीजिए धातु का अपचयन। सुनिए, आप सुने होंगे कि ये जो प्रगलन की प्रक्रिया है कैसे होती है, आप भी जानते हैं। जब हाई टेम्परेचर पर कार्बन के साथ ऑक्सीडाइड या ऑक्साइड की जब कमी होती है, जब ऑक्साइड अयस्क जो होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उस कमी को प्रगलन के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, PbO+C दे दिए उसको, कार्बन दे दिए, तो ये क्या बना देगा जी? Pb+CO बना देगा, आप भी जानते हैं। आप इसके साथ Fe2O3 दे दीजिए +3C, स्कूल में पढ़े होंगे ये, तो ये क्या बना देगा? 2Fe+3CO बना देगा, CO बाद में निकाल देगा। समान न्यूट्रॉन संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन। आइसोटोन्स, आइसोबार, इधर ज्यादा आसान है। आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया आइसोटोन्स। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आइसोटोन्स क्यों, वाई आइसोटोन्स? ये जो इनके जो बहुत सारे तत्व होते हैं ना, उस तत्व के अंदर में परमाणु होती है, और इसमें समान संख्या के परमाणु और समान संख्या के न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कार्बन, जैसे नाइट्रोजन, इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 8। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं किया गया था? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बोल रहा है बिहार में आयोजित नहीं किया गया। तो 1 2 3 लगा दीजिए, 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, चौथा। मेरे दोस्तों चौथा याद रखिएगा। कौन सा बौद्ध परिषद? चौथा। कहां हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। किसने करवाया था? तो शासन कनिष्क हुआ करता था, उसने करवाया था, कनिष्क ने। महायान और हीनयान में बट गया था। यहां पर कश्मीर के कुंडल वन में यह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, जून 2020 में राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप में जानते हैं, अपने पंकज भाई को बुलाया, बोला बड़ी अच्छी तुम फिल्म बना रहे हो, है ना? पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, पोल लगाइए। हाँ भाई, ढाको गैल बनी। ढाका मोतिहारी से दाहिने रास्ता एकदम सिंगल रोड चल जाला, मछली बाजार होते हुए एकदम सीधे ढाका एकदम बाजार में। चलिए, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। हाँ, सुगौलियो गए हैं, सुगौली गए हैं। पंकज त्रिपाठी को बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? एनगेमिस नागालैंड, बिरहॉर्स झारखंड, खस अरुणाचल, तोडस तमिलनाडु। ऐसे ही पकड़ा जा रहा है, इजी। यस, हमने ये नहीं पूछा कि आजाद बिहार की ग्रामीण विभाग, यूनिस खान होंगे। और पहले बिहार में सीएम नहीं होता था, पहले पीएम होता था, पीएम, बिहार का प्रधानमंत्री होता था। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, खस अरुणाचल प्रदेश। खस जनजाति अरुणाचल में नहीं पाई जाती है, बुर्बक उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड में। वही सभी लोग जो घूमने जाते हैं चिलम लेके, उन्हीं के जगह पर उत्तराखंड की ये मूल निवासी पाई जाती है, बताया जाता है। उत्तराखंड में कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, जम्मू, सिक्किम, आसाम, ये सब पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दिसंबर 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दिसंबर 2020 में कर दिया गया कि आयोजित किया जाएगा। शिलोंग, इंफाल, गुवाहाटी, आइजॉल। सर भीमनगर आइए, नेपाल घुमाते हैं। सर नेपाल में कुछ है ऐसा तो खास नहीं, काठमांडू है वो बाबा का द्वार। गुवाहाटी, भैया गुवाहाटी ही होगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आपको ही पता है, गुवाहाटी में मनाया गया। पर्यटन को बढ़ावा देना और
उद्योग को बढ़ावा देना, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। ठीक है, आर्यन गौतम, खुशी शरण, मधु रॉय, कोमल गोस्वामी, अर्चना सिंह, परी चौधरी, जख्मी दरोगा, डिक्की यादव, प्रिंस एंड साकेत बेतिया, ये सभी लोग टॉप 10 के से जा रहे हैं। आप अपना रैंक कमेंट कीजिए, आप भी अपना रैंक कमेंट कीजिए। कल सुबह मुलाकात होगी 8 AM में दोस्तों, 8 बजे सुबह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे प्रतिदिन पढ़ते रहिएगा दोस्तों। आपका स्नेह, प्यार और मोहब्बत ऐसा ही मिलता रहे। ईमानदारी से, खून के कतरे कतरे की गवाही से हम आपको पढ़वाएंगे। मतलब क्या, पूरी ईमानदारी से मैं और मेरी पूरी अनअकैडमी की टीम आपको पढ़ाएगी, जी जान से लुटकर पढ़ाएगी, ताकि आप आने वाले अपनी परीक्षाओं में सफलता को अर्जित कर सके। दोस्तों, आप तमाम लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा जताने के लिए, स्नेह और प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे प्लस कोर्सेज में एडमिशन नहीं लिया है तो आप हमारे प्लस कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। SSR 10 का रेफरल कोड लगाइए और हमारे प्लस कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, जीवन की गाथा यहीं से बदलेगी, हर सफलता की कहानी यहीं से निकलेगी। दोस्तों, एक बार फिर से बोलता हूं, जीवन की गाथा यहीं से बदलेगी और हर सफलता की कहानी यहीं से निकलेगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआओं के साथ, इसी आपके मोहब्बत के साथ विदा लेता हूं। कल सुबह मुलाकात होगी सुबह 8 बजे अनअकैडमी पे। हमारे और टॉप एजुकेटर स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस के माध्यम से आपकी तैयारी को नई दिशा और दशा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी टीम आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा रही होगी और भारत का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म प्राउड फील करता है कि आप हम पर भरोसा जताते हैं। अगर अभी तक आपने प्लस कोर्सेज नहीं लिया है तो आप प्लस कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। मात्र 8,000 की फीस पर 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आप संपूर्ण बैच किसी भी एजुकेटर के द्वारा 12 महीने सब्सक्रिप्शन होते हैं, 2 महीना का ऑफर चल रहा है। 14 महीने में बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।